Hello everybody. Welcome to the day ninth of the anthropological theories. And in these anthropological theories, we are going to discuss about the cultural personality school. तो पहले हमने क्या क्या चीज़ें करनी थी कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल में, एक हल्का सा जो है वो हम रीकैप ले लेते हैं. कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल को हमने शुरू किया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राल्फ लिंटन. राल्फ लिंटन से हम शुरू करते हैं कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल, फिर धीरे धीरे आपके पास मार्गरेट मीड की तरफ जाते हैं. मार्गरेट मीड का हमने जो है वो जो लंबा चौड़ा आपके पास क्रिटिसिज्म है, उस क्रिटिसिज्म को हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार मार्गरेट मीड का जो है वो क्रिटिसिज्म है क्या. उसके अंदर फ्रीमैन ने कैसे जो है वो आपके पास सबोन्स को रीस्टडी करके बताया कि जो आपके पास सेक्सुअल वायलेंस है उसको मार्गरेट मीड ने जो है वो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है. ऐसी आपके पास जो बातें हैं वो चलती हैं. फिर उसके बाद जो है वो आपके पास रूथ बेनेडिक्ट आ जाती हैं. रूथ बेनेडिक्ट ने मार्गरेट मीड से ठीक जो है वो उल्टा रास्ता अपनाया. जैसे स्टार्टिंग में हम राल्फ लिंटन की बात करते हैं तो राल्फ लिंटन की जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है वो हमें जो है वो समझ में आती है, वो जो है वो हमें सामने मिलती है. फिर जो आपके पास रूथ बेनेडिक्ट की अप्रोच है, इसको जो है वो कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कहा है. कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि रूथ बेनेडिक्ट मानती हैं कि चाहे आप किसी भी रेस के क्यों ना हो, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, आप तो देखिए एक जो है वो क्लीन स्लेट की तरह है. कल्चर ये डिटरमाइन करेगी कि आपके ऊपर क्या लिखना है. ठीक है, तो वो कहती हैं कि बच्चा तो जो है वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है. फिर उसके बाद आपके पास जो है रूथ बेनेडिक्ट आ जाती है. रूथ बेनेडिक्ट जो है वो आपके पास आइडियल सॉरी जो आपके पास सेंट्रल ईथोस का पर्सपेक्टिव है वो बताती हैं. ठीक है, आपके पास जो है वो आइडल ईथोस का जो है वो आपके पास या फिर सेंट्रल ईथोस कह लीजिए, तो सेंट्रल ईथोस का या फिर बेसिक ईथोस कह लीजिए, जैसा सो देर आर मैनी वर्ड्स फॉर इट, उसका जो है वो एक पर्सपेक्टिव जो है वो बताती है. फिर उसके बाद जो है वो अब्राहम कार्दनर को पढ़ा था. अब्राहम कार्दनर के अंदर जो है वो हम बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच को जो है वो डिस्कस करते हैं. आपके पास जो रूथ बेनेडिक्ट वाली बात है, रूथ बेनेडिक्ट के अंदर क्या है कि जैसे आपके मार्गरेट मीड ने कहा कि कल्चर जो है वो आपके पास पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेगी, तो आपके पास जो रूथ बेनेडिक्ट हैं वो इसको ठीक जो है वो उससे उल्टा कर देती हैं. वो कहती हैं कि आपके पास एक आइडल पर्सनैलिटी होती है, आपके पास एक सेंट्रल ईथोस होते हैं, सेंट्रल एक्सेस होती है, उसके अराउंड जो है वो आपके पास जो है वो आपका कल्चर बनता है. ठीक है, ओवर जनरलाइज्ड लोग कहते हैं कि इनकी जो अजम्पशंस हैं वो ओवर जनरलाइज्ड हैं. तो एक पर्सनैलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना जो है वो आपके पास जो है वो सही नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से बातें चलती हैं. धीरे धीरे हम अब्राहम कार्दनर के ऊपर आए थे. अब्राहम कार्दनर की जो है वो मार्क्वेशन सोसाइटी के अंदर किस तरह से उन्होंने जो है वो बेसिक पर्सनैलिटी को जो है वो स्टडी किया, किस तरह से उन्होंने बताया कि जो आपके पास प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वो बेसिक पर्सनैलिटी बनाते हैं और जो बेसिक पर्सनैलिटी है वो आपके सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में जो है वो तब्दील हो जाती है. तो इस तरह से जो आपके पास कल्चर है वो पर्सनैलिटी बनाती है और पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर को बनाती है और बिगाड़ती है. यानी कि आपके पास प्राइमरी इंस्टीट्यूशन भी तो क्या थे, कल्चर का पार्ट थे, और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन भी क्या थे, वो भी कल्चर का पार्ट थे. जो आपके पास राल्फ लिंटन का ऑब्जर्वेशन है, सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको जो है वो अब्राहम कार्दनर का भी देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये आपके पास एक हल्का सा जो है वो कहानी है जो हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं. फिर आगे जो है वो हम जो है वो कोरा डबोस की बात करेंगे. एनीवेज, आप बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप जो है वो PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट दी O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप के ऊपर जा सकते हैं, इनके जो है वो स्टोर सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं. स्टोर सेक्शन में जो है वो आपको ये जो कोर्स है ये मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन परचेज दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर आप जो है वो रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाएंगे. रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको जो है वो इसकी PDF जो है वो दिखाई दे जाएगी. तो इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर इसकी PDF को जो है वो आप आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगेन जो है आपके पास थीम्स, इसमें से जो है वो इस चैप्टर में से 4 थीम्स जो हैं वो पूछे गए हैं.
ठीक है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, एक आई एम गेटिंग सम एलर्जीज, तो मुझे कुछ एलर्जीज हो रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो है वो कुछ डिस्टर्बेंसेस वगैरह जो है वो आ रही हों। सो आपके पास 4 तरह की जो है वो आपके पास जो है वो थीम्स हैं। तो पहली थीम जो है, पहले तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो है वो अप्रोचेस के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके पास अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपके पास जो है वो आपके पास बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच थी, पिछली क्लास के अंदर हमने जो है वो अब्राहम कार्दनर की देखी। फंक्शनल अप्रोच थी जो हमने जो है वो राल्फ लिंटन की देखी। कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी, किसकी भाई कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी, आपके पास जो मार्गरेट मीड की थी। ठीक है, फिर आपके पास सेंट्रल ईथोस की अप्रोच देखी, या फिर आपके पास सेंट्रल एक्सिस अप्रोच देखी। आइडल ईथोस या फिर बेसिक ईथोस की अप्रोच देखी आपने, वो किसकी अप्रोच थी, वो जो थी रूथ बेनेडिक्ट की अप्रोच थी। तो इस तरह से अलग अलग अप्रोचेस से जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच, आगे चल के आप और अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है वो आपके पास अप्रोचेस जो है दे आर स्टडीड, उसके ऊपर जो है वो सवाल पूछा जाता है। तो जो अप्रोचेस हैं वो आपको जो है वो प्रॉपरली अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर जो है वो लिख के रखनी है। एक थीम है ऐसी। दूसरी थीम है कि आपके पास जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि जो है वो आपके पास रूथ की कंट्रीब्यूशन क्या है, आपके पास कोरा डुबोस की कंट्रीब्यूशन क्या है, कार्दनर की, राल्फ लिंटन की कंट्रीब्यूशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो राइटिंग्स हैं और उसकी जो मेथडोलॉजी है वो लिखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और फिर आप जो भी उन्होंने केस स्टडी की है उसको लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये है आपके पास कंट्रीब्यूशन। तो और जो आपके पास कंट्रीब्यूशन का ही दूसरा हिस्सा है वो इस तरह से पूछा जाता है कि कोई कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोई आपके पास जो है वो कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, जैसे पैटर्न्स ऑफ कल्चर। पैटर्न्स ऑफ कल्चर इट्स अ कंसेप्ट। ये जो है वो आपके पास एक कंसेप्ट पूछ लिया जाता है और कंसेप्ट के ऊपर जो है वो पूरा जो तारोमदार है वो आपके पास रखा जाता है। फिर आपके पास एक जो है वो आपके पास तीसरा जो थीम है, सॉरी चौथा जो थीम है वो जो है वो आपके पास है नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ का। नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ का को जो है वो आप किस तरह से जो है वो समझते हो कि नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के अंदर अगेन आपको उन लोगों के बारे में पता होना ज़रूरी है कि जिन लोगों ने नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ की। फिर उसके बाद नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के अंदर क्या अजम्पशंस की जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के अंदर जो है वो क्या इनकी मेथडोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 चीज़ें करनी जो है इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद प्लीज़ रिमेंबर द क्रिटिसिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रिटिसिज्म जो है वो आप प्रॉपरली देख के रखिएगा। बहुत बार नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ का क्रिटिसिज्म या फिर इसको जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बताया जाता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि अलग अलग विचारधाराएं जो है वो नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ को किस तरह से व्यू करती हैं, नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ को किस तरह से अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों ने या फिर अलग अलग विचारधाराओं ने नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ को किस तरह से आपको समझाया है, आपको बताया किस तरह से है। ठीक है, तो वो जो है वो बात आ जाती है नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो 4 थीम्स में से यहाँ पे जो है वो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए अब आते हैं कोरा डुबोस के अंदर। एक बार ये जो क्वेश्चंस हैं आप PDF डाउनलोड करके एक बार क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए। ये 4 चीज़ें ही आपको जो है वो सामने आएंगी। तो जो आपके पास कोरा डुबोस का मॉडल पर्सनैलिटी है, मॉडल पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि इट इज़ दी अप्रोच ऑफ कोरा डुबोस। ठीक है, जैसे आपके पास बेसिक पर्सनैलिटी थी, बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच किसकी थी, आपके पास जो थी कार्दनर की अप्रोच जो थी उसको हम बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच कहते हैं। तो उसी तरह से कोरा डुबोस की अप्रोच को जो है वो हम मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच कहते हैं। तो कोरा डुबोस ने जो है वो पीपल ऑफ अलोर इन इंडोनेशिया, इसके ऊपर जो है वो उनका जो है वो फील्ड वर्क है। उन्होंने 3 तरह का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है। डेटा पर्टेनिंग टू द चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस का डेटा कलेक्ट किया। फिर उसके बाद ड्रीम मटेरियल का डेटा यानी कि साइकोलॉजिकल डेटा, ड्रीम मटेरियल का डेटा, यहाँ पे जो है वो उन्होंने कल्चरल डेटा कलेक्ट किया। जैसे अब्राहम कार्दनर थे, अब्राहम कार्दनर के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने जो है वो ज़्यादा कल्चरल डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो कोरा डुबोस ने कल्चरल डेटा जो है वो कलेक्ट किया।
कल्चरल डेटा कलेक्ट किया उन्होंने, ड्रीम मटेरियल्स का डेटा यानी कि साइको एनालिटिकल डेटा जो है उसको कलेक्ट किया। फिर आपके पास जो है कुछ और जो है वो टेस्ट, रिसर्च टेस्ट जो है, जैसे आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ड्राइंग टेस्ट है, इनको कलेक्ट किया। और इन डेटाज को जो है वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेज दिया गया। तो जब आपके पास जो है वो इन डेटाज को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेज दिया गया, तो फॉर हिज सरप्राइज जो उसके रिजल्ट्स आए वो जो थे वो सारे के सारे जो है रिजल्ट्स तीनों लोगों के जो है वो सेम रिजल्ट्स आए कि इनकी जो मॉडल पर्सनैलिटी है वो ऐसी होगी। ठीक है, तो तीनों के जब सेम रिजल्ट्स आते हैं तब ये जो है वो आपके पास अपना जो फील्ड वर्क है, अपना जो पर्चा है वो छापते हैं। ठीक है, तो इनका जो फील्ड वर्क है इट इज़ अमंग दी अलोर, जो आपके पास अलोर के लोग हैं, इंडोनेशिया के लोग हैं, वहाँ पे हैं। ठीक है, तो ही फाउंड दैट ऑल थ्री दे कंक्लूडेड, तीनों जो डेटा का जो रिजल्ट है वो आपके पास जो है वो एक सा जो है वो आता है। सो आपके पास जो पर्सनैलिटी है अलोर के अंदर वो कैसी है। जो अलोरी लोग हैं वो आपके पास ईस्टर्न इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ अलोर के अंदर जो है वो रहते हैं। फॉर वीमेन द मेन कल्चरल एक्टिविटी वो जो है वो गार्डनिंग है। जो मैन हैं वो क्या करते हैं, वो वेल्थ एक्सचेंज का काम करते हैं। वेल्थ एक्सचेंज का काम क्या क्या है कि वीमेन जो है वो आपके पास घर के अंदर काम करती हैं, गार्डनिंग वगैरह करती हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह करती हैं, और वो जो है वो आप मैन जो हैं वो क्या करते हैं, वीमेन का जो पैसा है वो उठाते हैं और फिर जो है वो लोन्स जो है वो आगे दे देते हैं। तो अलोर के अंदर क्या है कि जो जितने ज़्यादा लोन देता है सोसाइटी को, जितना ज़्यादा कर्जा चढ़ाता है सोसाइटी के ऊपर, वो जो है वो सबसे बड़ा जो है वो जो है वो आपके पास बिग मैन बन जाता है, सबसे बड़ा जो है वो उसको माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास लोन की जो एक्टिविटी है वो जो है वो मैन करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज डेथ बहुत एक्स्ट्रा कंजप्शन जो है वो पोर्क का जो है वो किया जाता है। जो ब्रॉन्ज वेसल्स हैं उनको जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, हैवी बर्डन लोगों को फोर्सफुली जो है वो लोन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इस सोसाइटी के अंदर लोन के बेसिस के ऊपर जो है, कैपिटलिज्म के बेसिस के ऊपर जो है वो डोमिनेंस और जो कंपटीशन जो है वो बन जाता है। ठीक है, सो दीज आर द कीवर्ड्स। हैंस कैपिटलिज्म जो है वो आपके पास डोमिनेंस का जो और जो कंपटीशन का जो है टूल जो है वो बन जाता है, यानी कि एक दूसरे को जो है वो लोन दिए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो छोटे मोटे वॉर जो हैं वो लड़ाइयाँ जो हैं वो आपके पास जो है वो बहुत बड़ा जो है वो आपके पास इनका जेस्चर रहता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर वो जो है झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। फिर इनकी चाइल्डहुड पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, देयर इज़ स्ट्रिक्ट जेंडर डिवीज़न, प्रॉपर स्ट्रिक्ट जेंडर डिवीज़न होता है कि जो आपके पास औरतें हैं वो आपके पास गार्डनिंग एक्टिविटी करेंगी और जो मर्द हैं वो घर से बाहर रहेंगे। तो 14th बर्थडे के बाद जो है वो आपके पास जो चाइल्ड की मदर है वो सारा का सारा टाइम जो है वो फील्ड के ऊपर लगाती है। पहले भी कुछ टाइम वो फील्ड के ऊपर जाती है, कुछ हॉर्टिकल्चर करती है, फिर बच्चे को संभालती है। ठीक है, तो 14 साल से पहले जो है वो इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर, खास करके जो मेल चाइल्ड होता है उसके अंदर सेंस ऑफ मदर बनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको ये देखना कि मेरी माँ कौन है। ठीक है, और माँ के साथ एक अफेक्शनेट बॉन्ड जो है बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। लेकिन ड्यू टू कैपिटलिज्म, ड्यू टू हैवी कैपिटलिज्म, ड्यू टू सेंस ऑफ कंपटीशन, इनके अंदर वो जो बॉन्ड है वो नहीं बन पाता। बिकॉज जब लेडी बच्चे को जन्म देती है तो उसको जो है वो एकदम से जो है वो बाहर जाना पड़ जाता है, सोसाइटी के अंदर जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी जो विमेन हैं, कभी किसी के घर में बच्चा छोड़ गई, कभी किसी के घर में बच्चा छोड़ गई, कभी किसी के घर में बच्चा छोड़ गई, तो बहुत सारी जो विमेन हैं उस बच्चे की जो है देख रेख रखती हैं। सो इसके कारण कौन उसकी माँ है उसको जो है वो उसके सब कॉन्शियस को, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता कि उसकी माँ कौन है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें जो है टेंशन्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो बिल्कुल प्लंज कर जाता है, बिल्कुल नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अपना सेंस ऑफ टेंशन किस तरह से बताता है, बाय रिजेक्टिंग एंड स्पिटिंग आउट द फूड। जो उनको खाना खिलाया जाता है, उससे बाकी वीमेन उसको खाना खिलाती है, वो खाना जो है वो अपना बाहर थूकता रहता है, फेंकता रहता है।
द चाइल्ड बिगिन हिमसेल्फ टू वॉक, खुद जो है वो उठता है, गिरता है, तो अगेन आपके पास बार बार उसको चोट लगती है, तो एक जो फिजिकल सिक्योरिटी की सेंस है वो उसमें जो है चली जाती है बार बार चोट खा खा के। ठीक है, तो चोट लगना वो समझता है कि ये जो है वो रेगुलर अफेयर है, चोट तो ऐसे लगती रहती है। ठीक है, सो मोर ओवर द सेंस ऑफ द फीडिंग इट कंटिन्यूज, जो आपके पास जो फीडिंग है वो भी जो है वो आपके पास कभी खिलाया जाता है खाना, कभी उसको नहीं खिलाया जाता। तो जब वो भूखा होता है तो उसको एक सेंस ऑफ टेंशन जो है वो जनरेट हो जाता है, और ऐसा जो आपके पास सेंस ऑफ टेंशन जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास इस सोसाइटी का एक बहुत रेगुलर फीचर जो है वो बन जाता है। मेडिकेशन जो है वो बहुत हार्श की जाती है, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो बहुत जो है वो आपके पास इरिटेटिंग मेडिसिन जो है वो उनको दी जाती है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक कस्टम ऑफ टीजिंग के साथ जो है वो कंपाउंड किया जाता है, कि उनको जो है वो मदर जो है वो बाकियों, क्योंकि अगर लेट से आपकी मदर आपको जो है किसी के घर पे छोड़ के जा रही है, तो बाकी भी जो है वो अपना बच्चा आपके घर में छोड़ के जाएंगी। तो जब मदर जो है वो दूसरे के बच्चे को संभाल रही होती है तो आपके पास क्या होता है कि लोग उस बच्चे को चढ़ाते हैं कि देखो तेरी माँ तो जो है वो किसी और को संभाल रही है, तू यहाँ पे जो है वो फिरता है, वो यहाँ पे जो है वो आवारा है तू तो। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ के साथ और ज़्यादा जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो कंपाउंड हो जाती है। एक जेलसी की जो फीलिंग है वो उनके अंदर जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है बचपन से ही। ठीक है, तो जो चाइल्ड है, द चाइल्ड बिकम्स शाई एंड रिजर्व्ड। ठीक है, चाइल्ड जो है वो बहुत शाई और रिजर्व हो जाता है, और वो ज़्यादा कुछ फेवरेबल रिस्पॉन्सेज जो है वो लोगों से जो है वो नहीं मानता कि मुझे कोई जो है वो ज़्यादा फेवरेबल रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। तो ये देखा जाता है कि अडोलसेंट्स की उम्र में या फिर अडोलसेंस के पहले ही जो बच्चा है वो अपने घर से जो है वो भाग जाता है, और जो है वो छोटी मोटी चोरियां वगैरह जो है वो बच्चा ही जो है वो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रॉपर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं बनी। आपके पास जो है बार बार उसको टीज़ किया जा रहा था, इतना टेंशन था उसके अंदर बना दिया गया था। तो फिज़िकल पेन का, जैसे आपके पास फिज़िकल पेन का कंसेप्ट है, फिज़िकल पेन का कंसेप्ट कैसे बना कि जब बचपन में आप चल रहे थे तो आप अगर गिरते थे तो कोई भाग के आके पकड़ता था आपको, तो आपको जो है वो हल्का सा चुप कराया जाता था, आप रोते थे उस चीज़ को देख के। ठीक है, तो इससे जो है वो आपके पास एक फिजिकल पेन का आपके अंदर जो है वो सेंस बना। अगर लेट से आप जो है वो कोई आपको आके उठाने वाला ही ना हो, आपको खुद गिरना हो, खुद ही संभलना हो, खुद ही उठना हो, तो यू विल फील कि यार ये तो जनरल है, इसमें क्या है, सब गिरते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है फिजिकल सेंस ऑफ पेन जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, वही जो है वो इनके अंदर लूज़ होता है। तो फिजिकल पनिशमेंट जो है वो इनको कोई ज़्यादा जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो बचपन में ही ये जो है स्टीलिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी से मार खा लिया तो क्या दिक्कत होगी, फिजिकल सेंस ऑफ पेन तो है ही नहीं। ठीक है, वो तो बिल्कुल लूज़ हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, फिजिकल सेंस ऑफ पेन नहीं है, तो आपके पास या तो बच्चे बहुत ही आपके पास जो है वो शाई और रिजर्व बन जाते हैं, कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा जो है वो नहीं करते, और बच्चे चुपचाप जो है वो घर से निकल जाते हैं, इतनी टेंशन जो है वो बियर नहीं कर पाते, और बाहर जाके जो है वो कुछ चोरी चकारी जो है थोड़ी बहुत करना शुरू कर देते हैं। ये है उनकी बचपन की पर्सनैलिटी। ठीक है, ये उनकी जो है वो आपके पास जो बचपन की पर्सनैलिटी है वो बन जाती है। फिर उसके बाद आपके पास अडल्टहुड की पर्सनैलिटी जो है वो उनके अंदर कैसे बनती है। अब मैरी करते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है नहीं, ना फीमेल्स के अंदर है, ना ही आपके पास जो है वो मेल्स के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। गेटिंग द पॉइंट, दोनों के अंदर जो है वो आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो है नहीं। तो देखा क्या जाता है कि मैरिज जो है इट इज़ जनरली अनस्टेबल, काफ़ी अनस्टेबल मैरिजेस होती हैं। जो अलोर के लोग हैं, जो अलोर के मेन हैं और जो वीमेन हैं, वो दो दो बार, तीन तीन बार जो है वो डाइवोर्स हो जाते हैं। जो फैमिली है उसके अंदर जो है वो प्रॉपर सॉलिडेरिटी जो है वो बिल्ट अप नहीं हो पाती, और जो आपके पास मेल हैं, जो फीमेल हैं, उनके अंदर बहुत कम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाई देता है।
वीमेन जो हैं दे आर द इकोनॉमिक प्रोवाइडर्स, और मेल जो है वो वीमेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जब ये डिपेंडेंस का कंसेप्ट आ जाता है देन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में टेंशन जो है वो आनी शुरू हो जाती है। मेल का जो सस्पिशन फीमेल के ऊपर बढ़ जाता है, फीमेल का जो सस्पिशन है वो मेल के ऊपर बढ़ जाता है। ऊपर से कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, चोरी चकारी जो है वो सोसाइटी के अंदर चल रही है, ठीक है। तो आपके पास कोई पेन का सेंस नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युलेट होना शुरू हो जाती है। रिलीजन जो है वो एंसेस्टर वर्शिप के अंदर जो है वो फॉल करता है, बट एंसेस्टर को ज़्यादा जो है वो याद नहीं किया जाता, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स। क्योंकि आपने जो है वो ऑलरेडी चाइल्डहुड के अंदर क्या किया था इनके अंदर, कि जो बच्चे हैं वो बहुत रिजर्व हो जाते हैं। बहुत रिजर्व होने का मतलब क्या है, और प्लस वो जो है वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो चाहते नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उनको जो है वो कुछ नेगेटिविटी जो है वो मिली होती है, मदर से नेगेटिविटी मिली होती है, और बहुत सारे सोर्सेज से जो है वो उनको नेगेटिविटी मिली होती है। तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि हमें जो है किसी तरह का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो इंसेस्टर वर्शिप, ज़्यादा इंसेस्टर को जो है वो वर्शिप नहीं किया जाता। सेक्रीफाइशियल फूड ऑफरिंग जो है वो की जाती हैं। अगेन आपके पास जो है वो बहुत बार इसमें जो है ऐसा नहीं है कि पीरियोडिकली जो है वो इसको किया जाएगा, कभी कभी ये जो है वो कर दी जाती हैं। तो आपके पास जो रिलीजियस आर्ट है उसको भी जो है इट इज़ वेरी केयरलेस। बहुत आपके पास कोई ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर है, आपके पास प्रॉपर जो है वो कार्विंग्स बनाई गई हैं, प्रॉपर टेम्पल्स बनाए गए हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। रिलीजन को इतना बड़ा जो है वो आपने स्थान दिया है, इतनी जो केयर से जो है वो रिलीजन को जो है वो रखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन है इट इज़ वेरी केयरलेस, बहुत केयरलेस रिलीजन है, ठीक है। तो आपके पास गॉड्स को फादर्स और मदर्स की तरह रेफर किया गया है, बट देर इज़ नो आइडलाइजेशन ऑफ गॉड। गॉड का कोई आइडलाइजेशन नहीं है, ठीक है। आपके अंदर जो है गॉड का एक आइडलाइजेशन है, यानी कि गॉड को ये माना जाता है कि जो गॉड है वैसी क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर जो है वो ऐसा कोई भी आइडलाइजेशन जो है वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के सामने आता है? सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कल्चर जो है वो आपके पास बेसिक पर्सनैलिटी जो है वो बनाती है, ठीक है। थस वी कैन से दैट द कल्चर रिफ्लेक्ट्स द बेसिक पर्सनैलिटी बाय डायरेक्टिंग द चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, एंड द चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस दे मेक अप द अडल्ट पर्सनैलिटी। फिर वही जो है वो आपके पास कंक्लूजन आ गया जो अब्राहम कार्दनर ने दिया था। देखो वो जो है वो आपके पास जो है जैसे आपके पास जो कल्चर की जो कल्चर है वो आपके पास क्या बनाएगी, बेसिक और मॉडल पर्सनैलिटी बनाएगी। और ये बेसिक जो मॉडल पर्सनैलिटी है वो क्या बनाएगी, आपकी जो है अडल्टहुड की पर्सनैलिटी। और यही चीज़ें जो है वो आपके पास क्या बनाएगी, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। Thus we can say that the culture it reflects the basic personality by directing the child rearing practices, और जो child rearing practices हैं वो आपकी adult personality बनाती हैं, और adult personality जो है वो आपकी cultural institutions को चलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैमिली जो है वो आपके अडल्ट चलाएंगे, और फिर जो है जो फैमिली का इनकल्चराइजेशन है वो बच्चों के अंदर हो जाएगा, वो जो है वो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, ओके। सो अब जो है बात आती है क्रिटिसिज्म्स की, कि इनका जो है वो आपके पास क्रिटिसिज्म क्या है। बेनेडिक्ट और मीड के अंदर जो है दोनों ने डाइवर्सिटी को जो है वो इग्नोर किया है, ठीक है। लिंटन का जो आइडिया है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ इनको जो है एक बार पढ़ूंगा, बाकी चीज़ें जो है वो आप ऑलरेडी जो है वो कर ही चुके हैं। सो लिंटन का जो आइडिया है इट इज़ हाईली थ्योरेटिकल, मेथडोलॉजी प्रॉपर जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहने को तो जो एक फंक्शनलिस्ट मेथडोलॉजी है उसको फॉलो किया, तो नीड्स को उन्होंने डिवाइड किया, बट अगेन आपके पास जो है वो जैसे मलिनोस की हैं वो प्रॉपर नीड्स को समझाते हैं,
नीड्स में ट्रेड्स कैसे फिट होते हैं, उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशंस कैसे सामने आते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे अपने आप को रिटेन करते हैं, सब कुछ समझाते हैं वो। लेकिन उनकी जो आपके पास मेथडोलॉजी है, राल्फ लिंटन की मेथडोलॉजी है, वो सिर्फ आपके पास जो है बेसिक फंक्शंस के ऊपर, बेसिक जो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, साइकोलॉजिकल फिजिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जाके रुक जाती है, ज़्यादा आगे जो है वो नहीं जा पाते। ठीक है, फिर आपके पास बात आती है कोरा डबोस की। कोरा डबोस की जो थ्योरी है, इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रूव। ठीक है, ये जो थ्योरी है, इट वाज वेरी हार्ड टू प्रूव एंड लिटिल एविडेंस वाज गिवन बिटवीन द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड द अडल्टहुड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कि जो अडल्टहुड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और जो आपके पास चाइल्डहुड पर्सनैलिटीज़ हैं, इसके बीच में जो है वो बहुत कम आपके पास जो है वो एविडेंस जो है वो इनके अंदर दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अब्राहम कार्दनर ने, द मेथडोलॉजी है इट इज़ हाईली साइकोलॉजिकल। ठीक है, और आपके पास जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिवीज़न नहीं होता। फॉर एग्जांपल टेक द केस जो आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उन्होंने प्राइमरी के अंदर रख दिया। ठीक है, या फिर आपके पास सोशल एनवायरनमेंट जो है वो प्राइमरी के अंदर रख दिया। लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही आपके पास जो है वो रिलीजन, आपके पास मिथ वगैरह जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही आता है। तो जो बहुत सारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो स्कोप है वो बहुत वाइड होता है। ठीक है, और जो आपके पास अब्राहम कार्दनर है, उसके स्कोप को जो है वो अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, इवन इन कोरा डुबोस ने एक्सटेंसिव डेटा तो ले लिया, ठीक है, बट उनकी जब रीस्टडीज़ की गई अलोर के लोगों के अंदर जो है, जैसे आपके पास मार्गरेट मीड की रीस्टडीज़ जो है वो की थी, फ्री मैन ने की रीस्टडीज़ की थी। तो सिमिलरली जब आपके पास कोरा डुबोस की जो अलोर के अंदर जो है वो कुछ रीस्टडीज़ की जाती हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनके रिजल्ट्स को जो है वो काफ़ी हार्ड पाया है कि उन्होंने दो चीज़ों के बीच में, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जो है वो कनेक्शन कैसे बनाया है, इस चीज़ को जो है वो समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें कौन सी हैं, आपके पास चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस और आपके पास जो है अडल्टहुड पर्सनैलिटी। दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जो है वो इन्होंने एक कनेक्शन किस तरह से बनाया है, इसको जो है वो समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। उन्होंने क्या कहा, जो इनका क्रक्स आता है कोरा डबोस का, वो क्या आता है कि आपके पास कल्चर है, कल्चर के अंदर क्या आती है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो आपके पास ज़्यादातर लोगों के अंदर जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास इन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस से क्या बन रहा है, आपके पास जो है वो अडोलसेंट्स और जो चाइल्डहुड पर्सनैलिटी है वो बन रही है। चाइल्डहुड पर्सनैलिटी कहाँ पे दिखाई दे रही है, अडल्टहुड पर्सनैलिटी के अंदर, अडल्टहुड पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, देखो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस एक चीज़ होती है, तो बच्चे की जो ज़्यादातर जो बेस है वो इससे बन जाता है। इसके साथ बच्चे के ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो पड़ता है। जैसे आपके पास सोशल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो गया। तो उन चीज़ों को इन्होंने जो है वो दखल अंदाज किया है, उन चीज़ों को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। इन्होंने कहा चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस ने क्या डिटरमाइन किया, एडल्ट्स की पर्सनैलिटी, सॉरी जो बच्चों की पर्सनैलिटी है, चाइल्डहुड पर्सनैलिटी है, उसको जो है वो डिटरमाइन किया। उस पर्सनैलिटी का इन्होंने छवि कहाँ पे देखी, अडल्टहुड पर्सनैलिटी के अंदर देखी। तो ये जो आपके पास बाकी फैक्टर्स हैं उनको इन्होंने जो है वो इग्नोर किया है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा इट इज़ हाईली साइकोलॉजिकल थ्योरी, इट इज़ हाईली साइकोलॉजिकल मेथड और इट इज़ हाईली साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, इस तरह से इसको समझाया गया है। ओके, सो कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल, ये सारी चीज़ें नॉट वेल चॉक्ड मेथडोलॉजी नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक वेरिएशंस हैं। रूथ बेनेडिक्ट कुछ और कह रही है, कोरा डबोस कुछ और कह रहे हैं, राल्फ लिंटन कुछ और कह रहे हैं, हर किसी का अपना अपना बीन है वो बजाता जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो चाइल्डहुड पर्सनैलिटी है, इट इज़ टू डिवाइडेड टू रियली बी कंसिडर्ड अ स्कूल ऑफ थॉट। कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म की बात करें,
अगर हम अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म की बात करते हैं तो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म के अंदर जो है वो आपके पास फ्रांस बोआ जो है वो उसका प्रॉपर लीडरशिप जो है वो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जो है वो किसी भी और स्कूल की बात करते हैं तो उसके अंदर सर्टन लीडर जो है वो आपको सामने जो है वो मिलते हैं, एक प्रॉपर कॉमन लाइन जो है वो आपको मिलती है। इसके अंदर प्रॉपर कॉमन लाइन ही नहीं है। प्रॉपर कॉमन लाइन इसके अंदर लोगों ने सिर्फ ये बता दिया है कि कल्चर और पर्सनैलिटी के बीच का रिलेशनशिप ये लोग जो है समझा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई जो है वो मेथडोलॉजी नहीं है। यहाँ पे जैसे अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म है, वाइज़र आ जाते हैं, होम्स आ जाते हैं, क्रोबर आ जाते हैं, ये सारे के सारे जो है वो फ्रांस बोआ के शिष्य हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो फ्रांस बोआ के शिष्य हैं। सब लोगों ने जो है वो फ्रांस बोआ से ट्रेनिंग ली है। यहाँ पे आपके पास कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल के अंदर कुछ साइकोलॉजिस्ट हमने स्टडी कर लिए, आपके पास जो है वो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमने स्टडी कर लिए। साइकोलॉजिस्ट के अलग मापदंड होते हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलग मापदंड होते हैं, तो सबको एकजुट करके आपने एक स्कूल ऑफ थॉट बना दिया। इट इज़ नॉट रियली अ स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज देयर इज़ नॉट अ वेल चार्ट मेथडोलॉजी, और प्रॉपर जो है वो आपके पास मेथडोलॉजी इनके अंदर नहीं है। सो दे आर द जनरल क्रिटिसिज्म, जो आपके पास क्रिटिसिज्म का क्रक्स है वो ये है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन culture and personality (15 marks). Okay, how to write the question now? इस सवाल को लिखना कैसे है? In the introduction you should write the name of the anthropologist. आपने जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम लिखने हैं कि आपके पास कौन कौन से जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चर और पर्सनैलिटी के बीच के रिलेशनशिप को जो है वो समझाया है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो राल्फ लिंटन आ गए, तो फिर उसके बाद कौन थे? मार्गरेट मीड थे। फिर उसके बाद कौन थी? आपके पास रूथ बेनेडिक्ट थी। फिर उसके बाद कौन थे? आपके पास अब्राहम कार्दनर थे। फिर उसके बाद कौन थे? आपके पास कोरा डुबोस थी, ठीक है। तो ये जो लोगों ने जो है वो कल्चर और पर्सनैलिटी के बीच में जो है रिलेशनशिप वो स्टडी किया है। फिर उसके बाद बॉडी का पार्ट आ जाता है, तो उनकी मेथडोलॉजी जो है वो अलग अलग है। दे हैव वेरिड एंड डाइवर्स मेथडोलॉजी। तो राल्फ लिंटन की मेथडोलॉजी कौन सी है? फंक्शनलिस्ट अप्रोच है और फंक्शनलिस्ट मेथडोलॉजी है। मार्गरेट मीड की मेथडोलॉजी कौन सी है? आपके पास कौन सी है? मार्गरेट मीड की कल्चरल डिटर्मिनिज्म और कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक मेथडोलॉजी है। रूथ बेनेडिक्ट की कौन सी मेथडोलॉजी है आपके पास? आपके पास आइडल ईथोस की, ठीक है, और बेसिक ईथोस की, कुछ भी आप लिख सकते हो। सेंट्रल ईथोस की मेथडोलॉजी है। फिर उसके बाद अब्राहम कार्दनर। अब्राहम कार्दनर की मेथडोलॉजी कौन सी है? बेसिक पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं कोरा डुबोस। कोरा डुबोस की मेथडोलॉजी कौन सी है? मॉडल पर्सनैलिटी, ठीक है, मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच है इनकी। अब इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, समझाया क्या है इन्होंने? फंक्शनल अप्रोच के साथ वो समझाते हैं कि कल्चर एंड पर्सनैलिटी दे आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, ठीक है, इस चीज़ को लिखना है। कल्चर जो है वो आपके पास पर्सनैलिटी बनाता है, पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो आपके पास कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। फिर उसके बाद कल्चरल डिटर्मिनिज्म, कल्चर जो है वो डिटरमाइन करता है पर्सनैलिटी को। फिर उसके बाद आइडल इथोस जो है वो आपके पास पर्सनैलिटी को स्टडी करने की कोशिश करती है और आपके पास वो कहती है कि कल्चर के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो आपको पता चल जाते हैं। तो दो तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, वो चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ पे। एक डायनोजियन है, एक आपके पास अपोलियन है, वो वैसे वैसे आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है वो बेसिक पर्सनैलिटी। बेसिक पर्सनैलिटी क्या कह रही है कि कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी बनाती है, पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास जो है कल्चर बना देती है, ठीक है।
फिर उसके बाद कोरा डबोस। कोरा डबोस की अप्रोच क्या कहती है कि आपके पास चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि कल्चर का हिस्सा होती हैं, वो जो है वो आपके पास चाइल्डहुड पर्सनैलिटी बनाती है। चाइल्डहुड पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास जो है वो आपकी अडोलसेंट पर्सनैलिटी बनाती है, और अडोलसेंट पर्सनैलिटी जो है या अडल्ट पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास अगेन कल्चर के ऊपर जो है वो प्रभाव डालती है। ठीक है। देन राइट 2 और 3 क्रिटिसिज्म्स। फिर जो है वो इसका आपको क्रिटिसाइज करना, थोड़ा बहुत 1-2 क्रिटिसिज्म जो क्रक्स वाले हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, हर एक का क्रिटिसिज्म करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। ओके, सिर्फ इस तरह से क्रिटिसिज्म, चाहे इसका एक पैराग्राफ के अंदर क्रिटिसिज्म कर दो कि इनका जो है कोई प्रॉपर जो है मापदंड, प्रॉपर जो लीडरशिप है, प्रॉपर जो मेथडोलॉजी है वो स्कूल के अंदर या फिर इन सब लोगों के अंदर जो है वो प्रॉपर कोई मेथडोलॉजी जो है वो नहीं बन पाती, तो वी नो उसके बाद जो है वो यू कैन राइट दी कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जो है वो आप कह सकते हो दैट यू नो कि आपके पास जो है देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड पर्सनैलिटी, बट कोई प्रॉपर मैथडोलॉजी ना होने की वजह से ये जो रिलेशनशिप है अभी भी जो है वो एम्बिगुअस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप जो है वो इसका कंक्लूजन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। प्लीज़ राइट इट डाउन एंड यू कैन सेंड योर आंसर ऑन हेयर। ठीक है, आप जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो अपना जवाब भेज सकते हैं, या फिर जो है वो आप O2IS अकेडमी जो है वो डाउनलोड कर, O2IS अकेडमी ऐप को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है वो अपना जवाब जो है वो यहाँ पे भेज सकते हैं। आई पर्सनली विल सी दोज आंसर्स, और जो भी आपकी गलतियाँ होगी उनको जो है वो आपको बताया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। ठीक है, आपने जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली समझी हों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।